वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स MCQ। ये पार्ट 2 है। तो जैसा मैंने बताया था अराउंड 140 के आसपास MCQ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 25 MCQs कवर होंगे। तो MCQ 26 नाउ अब देखो यहां पे आपको करेक्ट फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है? अल बरूनी वॉज फैमिलियर विथ ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ संस्कृत पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इनटू अरबिक। मतलब क्या है कि अल बरूनी जो है वो संस्कृत पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट जो है इनका ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है किस तरीके से अरबिक में ट्रांसलेशन किया जाए, ठीक है, इन सब चीजों से वो फैमिलियर था। तो यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, his translational work includes films, वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। देखो अल बरूनी ने ना काफी सारे बुक्स जो है जो इंडिया में लिखे गए थे अलग अलग लैंग्वेज में से, संस्कृत पाली प्राकृत, इन सबको अरबिक में ट्रांसलेट किया था उन्होंने। ठीक है, अरबिक में ट्रांसलेट किया था। तो वो जो बुक्स जिनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था उनमें से काफी सारे बुक्स एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थे, मेडिसिन के ऊपर कहानियां थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ट्रांसलेट किया था। तो यस, ट्रू है ये। नाउ अब देखो ट्रांसलेशन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशन करना लाइक हमें लगता है कि जस्ट ट्रांसलेट कर दिया। आज के डेट में जो हम लोग दो लैंग्वेज से हिंदी इंग्लिश जानते हैं, ट्रांसलेट कर इतना आसान नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो है इनका मीनिंग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही कुछ निकलता है ना। उसको ट्रांसलेट करोगे तो वो प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल के आता। So he was critical about in which way these texts were written and clearly wanted to improve them। मतलब अलबरूनी के अलावा और भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो इंडिया में आते होंगे और दूसरे दूसरे बुक्स को अरबिक में ट्रांसलेट करते होंगे। तो अल बरूनी इन सब चीजों को, ये जो बाकी दूसरे लोग जो ट्रांसलेशन कर रहे थे उनके ट्रांसलेशनल वर्क में काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, है ना, काफी सारा एरर था, प्रॉब्लम्स था। तो इन सब चीजों को लेकर के वो काफी क्रिटिकल था, मतलब वो क्रिटिसाइज करता था कि आप गलत तरीके से कर रहे हो, एंड वो चाहता था कि इसको इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ, द वर्ड हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो हिंदू वर्ड जो है ये कहां से निकल के आया है? तो ये निकल के आया है ओल्ड पर्शियन वर्ड से। ऑप्शन वन, ओल्ड पर्शियन वर्ड। नेक्स्ट, आपको करेक्ट बताना है। इन 5th and 6th century BC पीपल फ्रॉम द ओल्ड पर्शियन रीजन यूज टर्म हिंदू फॉर द पीपल लिविंग इन द रीजन वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। देखो ये जो ओल्ड पर्शियन पीपल जो थे ना, ये इंडस रिवर जो है जिसको आज के डेट में हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु नदी भी बोलते हैं ना, इंडस रिवर भी बोलते हैं। तो इंडस रिवर के ईस्ट में यहाँ पे देखोगे तो प्रेजेंट डे में आपको पाकिस्तान, ईरान एंड आपको अफगानिस्तान वगैरह मिलेगा। और इंडस रिवर के इस साइड में आपको प्रेजेंट डे में इंडिया मिलेगा, है ना। लेकिन उस टाइम जब की बात हो रही है तो ओल्ड पर्शियन जो पीपल्स जो थे वो लोग जो रिवर जो है उसके ईस्ट वाला एरिया, ये तो ईस्ट साइड में हो गया ना, ईस्ट साइड वाले जो एरिया जो है, ठीक है, तो इनके लिए जो है ये टर्म जो है यूज करते थे हिंदू। ठीक है, तो ईस्ट साइड के लिए, लेकिन यहां तो देखो वेस्ट लिखा हुआ है ना, सो दैट्स वाई ये रॉन्ग है। ठीक है, ईस्ट के लिए यूज करते थे। इसके अलावा और भी बाकी सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अरबिक पीपल्स जो थे, अरबिक पीपल जो है वो इंडस रिवर के ईस्ट में जो एरिया था इसके लिए क्या टर्म यूज करते थे? तो अल हिंद टर्म यूज करते थे। तो यहाँ ये स्टेटमेंट यानी कि सही है। और यहाँ पे देखो ये रीजन, ये जो एरिया है, इस एरिया के लिए अल हिंद टर्म यूज करते थे कौन सा? अरबिक पीपल। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, एरिया को अल हिंद कहा, लेकिन जो लोग यहां पे रहते हैं उन लोग को क्या कहते थे? तो उन लोग को ये लोग जो है बोलते थे हिंदी। हिंदी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रेजेंट डे इंडिया में है, लेकिन इंडिया में जो लोग रह रहे हैं अभी, हम लोग अपने आप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन। वैसे ही इस एरिया को ये लोग बोलते थे अल हिंद, अरबिक पीपल, और जो लोग यहां रहते थे उनको बोलते थे हिंदी। तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है? 2 और 3, ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट। नाउ इसमें भी आपको करेक्ट ही बताना है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। टर्क्स यूज द टर्म हिंदू फॉर द पीपल लिविंग ईस्ट ऑफ इंडस। तो इंडस रिवर के ईस्ट साइड में जो लोग रहते थे उनको टर्क पीपल जो थे, जो टर्किश पीपल जो थे, वो बुलाते थे क्या? वो बुलाते थे हिंदू। यस, ये ट्रू है। ठीक है, और इस एरिया को क्या बुलाते थे वो लोग? यहाँ पे जो लोग रहते थे उस लोगों को बुलाया जाता था हिंदू। कौन बुलाते थे? टर्क्स पीपल। और एरिया को क्या बोलते थे? तो एरिया को बोलते थे हिंदुस्तान।
एरिया को बोलते थे हिंदुस्तान। तो यस, ये भी ट्रू है। नाउ आपको एक बात याद रखना है, ये जब कभी भी ये टर्म आ रहा है ना हिंदू, जब कभी भी ये टर्म आ रहा है हिंदू, तो उस टाइम में हिंदू का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पे जो लोग हिंदू रिलीजन या वैदिक सनातन रिलीजन को फॉलो करते थे सिर्फ उनको हिंदू कहा जा रहा था। अब बाकी जो दूसरे बुद्धिस्ट थे या फिर जो जैन थे उनके लिए कुछ अलग टर्म था, ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो हिंदू वर्ड है ना, इसका रिलीजन से लेना देना नहीं था। हिंदू यहाँ पे जो वर्ड था, ये इसका जो मतलब था, इसका मतलब था जो भी लोग ईस्ट एरिया में रहते थे, ठीक है, उनके लिए जो है टर्म हिंदू यूज कर रहे हैं, उनके लिए टर्म हिंदू यूज कर रहे हैं, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। सो द टर्म हैड रिलीजियस कॉनोटेशन, नहीं हैड नहीं, डिड नॉट हैड, है ना, डिड नॉट, है ना, डू नॉट है, डिड नॉट हैड। तो ये जो टर्म जो है, ये हिंदू जो है, इसमें कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं था जब टर्क इसको हिंदू टर्म को जब यूज करते थे। तो ये गलत हो जाएगा ना। तो करेक्ट कौन सा है आपकी 1 और 2, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, टर्क यूज द टर्म हिंदावी फॉर। तो टर्क जो पीपल्स जो थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म यूज करते थे हिंदावी। तो हिंदावी क्या चीज के लिए यूज करते थे? तो ये यूज करते थे क्या के लिए? लैंग्वेज के लिए। मतलब ये जो हिंदुस्तान के जो लोग रहते थे, उन लोगों को तो हिंदू कहा इन लोगों ने, इस एरिया को हिंदुस्तान कहा टर्क पीपल ने, और ये लोग जो लैंग्वेज बोलते थे, इन लैंग्वेज को क्या कहा? हिंदावी। किन लोगों ने? टर्क ने। याद रखना है, टर्क अलग कुछ बुला रहा है, अरबी कुछ बोल रहा है, पर्शियन कुछ बोल रहा है। अच्छा, पर्शियन का मतलब जो आज का प्रेजेंट डे जो ईरान वाला एरिया है उसकी बात हो रही है, ठीक है, पर्शिया वो एरिया था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, एमसीक्यू 31। पोएट सोलोन लिव्ड इन द। तो जो एक पोएट सोलोन नाम के जो पोएट थे, वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? यहाँ पे कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो एक काम करो, चलो इसका आंसर आप मुझे बताना, मैं दो ऑप्शन काट देता हूं। चलो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इन दोनों को मैं काट देता हूं। 6th सेंचुरी सीई या फिर 6th सेंचुरी बीसी, इन दोनों में से कोई एक होगा। आप कमेंट करके बताओ, है ना, आप कमेंट करके बताओ। इसके अलावा भी अगर कोई भी कंफ्यूजन एंड डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक भी दिए गए हैं, तो आप उन पे भी जुड़ के मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक रिहाला। तो रिहाला नाम की जो बुक जो है, रिहाला, तो इस बुक की राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर है इब्न बतूता, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिहाला प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट। तो रिहाला जो बुक है, इस बुक में किन चीजों के बारे में लिखा गया है? तो बेसिकली 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 14th सेंचुरी में जो लोग भी रहते थे, उनका सोशल लाइफ कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, कैसे रहते थे, क्या रिचुअल्स थे, किस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो फॉलो करते थे। तो बेसिकली इन सब चीजों के बारे में लिखा गया है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कौन सा 14th सेंचुरी का सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में लिखा गया है। तो यस, 1 ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखो, इब्न बतूता's बुक रिहाला वाज रिटन इन। तो इब्न बतूता ने जो बुक लिखा वो है रिहाला, है ना। तो ये रिहाला जो बुक है, ये कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ऑप्शन 4, अरबिक में लिखी गई थी ये, ठीक है, अरबिक में। नाउ इब्न बतूता लाइक ट्रैवलर था ऑफ कोर्स। तो वो ट्रैवलर कौन से कंट्री, कहां से आया था, है ना, कहां से आया था? तो आंसर है ऑप्शन 3, मोरक्कन, मोरक्कन से आया था, है ना। ये कहां पे है आपको? आपको अफ्रीका, है ना, अफ्रीका का नॉर्थ वाला जो एरिया जो है ना, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इवन अब वहां पे जो प्लेस जो था, उसमें से एक जो प्लेस है, तंगियर नाम की जो प्लेस है, यहाँ पे इसका बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो इबन बतूता वाज बॉर्न इन ये जो प्लेस, जो छोटा सा प्लेस जो है, ठीक है, तो इस प्लेस में तंगियर नाम की जो प्लेस थी, यहाँ बॉर्न हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ ही मतलब इवन बतूता बिलोंग टू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिलीज नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरिया। तो आपको याद रखना है कि इबन बतूता की जो फैमिली जो थी, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल फैमिली थी, बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली थी। और उनको बहुत कुछ नॉलेज था, किस बारे में? वो एक्सपर्ट पीपल थे, किस चीजों के बारे में? जो इस्लामिक रिलीजियस लॉ, इस्लाम धर्म की जो धार्मिक जो लॉ जो है, इस्लामिक रिलीजियस लॉ। और याद रखना है, इस्लामिक रिलीजियस लॉ को क्या बोलते हैं? शरिया बोलते हैं, आपको याद रखना है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस्लामिक रिलीजियस लॉ को क्या बोलते हैं? तो शरिया। तो जो इब्न बतूता की फैमिली जो थी, उसमें एक्सपर्ट थी। यस, ये भी ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा? इनकरेक्ट बताना बताना था आपको। इनकरेक्ट कौन सा है? कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी, नन।
नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू 37, इब्न बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू द बुक्स टू बी द मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन ट्रेवल्स। इब्न बतूता का मानना यह था कि हमें बुक्स के थ्रू जो नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज ट्रैवल करने के थ्रू जो नॉलेज मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा है। मतलब बुक के थ्रू आपको कहीं ज्यादा नॉलेज मिलता है कंपेयर टू ट्रैवल से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स आप गेस भी कर सकते हो ना कि इब्न बतूता तो खुद एक ट्रैवलर था, है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बिफोर ट्रैवलिंग टू इंडिया, Ibn Battuta already had traveled extensively in सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इब्न बतूता जो है अपना पहला ट्रैवल डायरेक्टली इंडिया किया। इंडिया आने से पहले वो सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन ये सब जगह वो ऑलरेडी घूम चुका था। यस, ये ट्रू है। और वो इंडिया के लिए अपने घर से कब निकलता है? तो 1332 33 जो है, इस टाइम में वो इंडिया के लिए घर से अपने निकलता है, बेसिकली अपने निकलता है इंडिया के लिए। ठीक है, घर से तो नहीं, तो इस समय निकलता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट कौन सा है? आपकी 2 एंड 3, ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। इब्न बतूता केम इन इंडिया थ्रू चाइना। तो इब्न बतूता जो है वो इंडिया में कहां से आया? चाइना के थ्रू आया। नहीं, चाइना के थ्रू नहीं, ये सेंट्रल एशिया में घूम रहा था, सेंट्रल एशिया से इंडिया आया। ठीक है, तो चाइना तो नहीं होगा यहाँ पे। नाउ बिफोर कमिंग टू इंडिया ही डिड नॉट हैड, अच्छा ये एनी होगा, एनी नॉलेज अबाउट द रूलर ऑफ दिल्ली। नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंडिया आने से पहले उसको दिल्ली के रूलर्स के बारे में उसने काफी कुछ सुन रखा था। ठीक है, काफी कुछ नॉलेज था उसे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? दोनों ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन। तो इब्न बतूता जो है वो सिंध में कब पहुंचेगा? तो सिंध में वो पहुंचेगा 1333। देखो सिंध कहां पे है? तो हमारे कंट्री का जो गुजरात वाला ऐसे करके जो एरिया है ना, तो गुजरात से जो वेस्ट साइड में आप देखोगे तो वहां पे आपको सिंध मिलेगा। पाकिस्तान में पड़ता है ये। ठीक है, तो गुजरात से सटा हुआ जो एरिया जो है पाकिस्तान का, उसको सिंध बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो सिंध पहुंचेगा, सेंट्रल एशिया से सिंध से फिर फाइनली इंडिया में एंटर करेगा वो। ऑफ कोर्स उस समय तो वो डेफिनेटली सिंध भी इंडिया का पार्ट था, अनडिवाइडेड इंडिया का बात अगर करें तो ऑप्शन हो जाएगा 1333। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, हु अपॉइंटेड इब्न बतूता एज काजी और जज ऑफ दिल्ली। देखो इब्न बतूता काफी एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन था। जब ये दिल्ली आएगा ना, तो दिल्ली के जो उस समय रूलर जो थे, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये क्या करेंगे? इब्न बतूता को दिल्ली में काजी बना देंगे। काजी का मतलब होता है जज। उस टाइम में काजी का मतलब होता था जज। तो दिल्ली में एक जज के पोस्ट पे उनका जो है उनको अपॉइंट कर देंगे, है ना, काजी बना देंगे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट देखो, असरसन रीजन है। तो जब उनको काजी बनाया जाएगा दिल्ली में, तो वो काफी सालों तक वर्क करेंगे, है ना। कुछ सालों तक वो वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्या लिख रहा है कि इब्न बतूता रिमेन एज काजी फॉर फ्यू मंथ ओनली। नहीं, फ्यू मंथ नहीं, कम से कम कुछ ईयर तक तो वर्क किया था उन्होंने। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखो, लेकिन बाद में वर्क करते करते ना, बाद में ऐसा होगा क्या कि जो रूलर जो थे दिल्ली के, जो सुल्तान जो थे, सुल्तान के एंड इब्न बतूता के बीच में रिलेशन थोड़े खराब हो जाएंगे, है ना। रिलेशन खराब हो जाएंगे तो सुल्तान उसको उठा के जेल में डाल देगा। ठीक है, सुल्तान जो है वो उनको जेल में जो है वो डाल देगा। तो क्या बोल रहे हैं कि लेटर ही कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता fell out of the favor of sultan and was thrown into the prison। बाद में उनको जेल में डाल दिया जाएगा। यस, बिल्कुल ये रीजन करेक्ट है। तो यहाँ असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है ना। ऑल द फिर बाद में उसको निकालेंगे बाहर, फिर उसको बाद में निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार के लिए जेल में डालेंगे उसको। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाद में होगा क्या कि इब्न बतूता को क्या किया जाएगा? इब्न बतूता को जो दिल्ली के जो सुल्तान जो है वो बोलेंगे कि आप हमारी तरफ से ना, आप चाइना जाओ। हमारी तरफ से एक एनवॉय। एनवॉय मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री या एक किंगडम दूसरे किंगडम में अपने काफी सारे लोगों को भेजता था, कुछ लोगों को भेजता था गिफ्ट के साथ। एंड बेसिकली ये क्या दिखाता था कि फ्रेंडशिप बढ़ाने का तरीका था, है ना। एक किंगडम दूसरा किंगडम से दोस्ती करने का तरीका था। तो वैसे ही देखेंगे कि जो रूलर जो है दिल्ली के, वो क्या करेंगे? इब्न बतूता को भेजेंगे कहां पे? चाइना भेजेंगे, है ना। लेकिन 1268 में नहीं, 1268 में इंडिया में, इंडिया के लिए 1333 में तो वो सिंध में एंटर किए थे। तो ये तो कहीं पहले का डेट है, इस समय तक तो वो थे भी नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो वो 1342 में चाइना के लिए निकलेंगे, है ना। 1342 में उनको ऑर्डर किया जाएगा कि आप चाइना जाओ। ठीक है, चाइना जाओ ना।
तो ये तो गलत हो गया है ना, 1268 नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, इबन बतूता वाज सेंट देयर एज सुल्तान एंड वॉयर टू मुगल मंगोल रूलर। यस, इबन बतूता को वहां पे भेजा जाएगा एज सुल्तान का एनवॉय, है ना। एनवॉय मतलब वो कोई एक किंग राजा जो है अपने कुछ लोगों को भेजता था, ठीक है, फ्रेंडशिप वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए, तो एनवॉय बोलते थे। कहाँ? मंगोल के पास, है ना, चाइना में जो मंगोल वाली जो एरिया जो है, मंगोलों के पास जो है उनको भेजा गया था। यस, बिल्कुल ये सही है। तो करेक्ट कौन सा है? ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, तो उनको जब चाइना भेजा जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो डायरेक्टली चाइना चले जाएंगे, ऑर्डर मिला एंड देन ऑर्डर लगा दिए चाइना के लिए। वहां से वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो जाएंगे मालदीव, है ना, वो सबसे पहले जाएंगे मालदीव, एंड मालदीव में भी एज अ काजी वर्क करेंगे वो। तो इब्न बतूता वर्क एज मालदीव एज काजी। मालदीव आपको पता है ना, आज के डेट में देखोगे तो इंडियन पेनिनसुलर वाला पार्ट को अगर देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है ना, जिनको छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, जिनको मालदीव बोलते हैं। तो मालदीव में भी वो वर्क करेंगे एज अ काजी। तो यस, ये ट्रू है। ही सर्व देयर फॉर 18 मंथ। हाँ, सही है ये। ठीक, काजी में एज अ काजी जो है मालदीव में 18 मंथ, 18 मंथ के लिए, है ना, लगभग 1.5 ईयर के लिए वो वहां पे वर्क करेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो देखो 18 मंथ तक वो जो है वो वॉक करेंगे, है ना, पहले केरला के कोस्टल एरिया में आएंगे, वहां से मालदीव जाएंगे, मालदीव में 18 मंथ के लिए वो वॉक करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर मालदीव से फिर वापस इंडिया में आएंगे, फिर इंडिया में आएंगे, फिर इंडिया से होते हुए वो फिर कहाँ जाएंगे, तो वो फिर ना आपके साउथ ईस्ट एशिया, है ना, जो इंडोनेशिया वाला जो एरिया जो है, जकार्ता वगैरह जो एरिया जो है, वहां पे शिप के थ्रू जाएंगे, और फिर वहां से होते हुए फिर बाद में वो चाइना जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आप देख लो। इबन बतूता नेवर विजिटेड बंगाल एंड असम। नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग है। इबन बतूता ने बंगाल और असम को विजिट किया था, ठीक है। एंड आफ्टर वर्किंग एज काजी इन मालदीव ही डायरेक्टली वेंट टू चाइना। नहीं, वो डायरेक्टली नहीं गए, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जब ऑर्डर मिलेगा तो वो जाएंगे केरला, केरला से वहां पे जाएंगे कहां पे, मालदीव जाएंगे, मालदीव में वर्क करेंगे, उसके बाद में फिर से वो रिटर्न आएंगे, इंडिया में आएंगे, केरला में, और फिर यहाँ से फिर वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इंडोनेशिया जो है, जकार्ता वगैरह जो है वो जाएंगे, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहां जाएंगे शिप के थ्रू, एंड फिर फाइनली वहीं पर शिप के थ्रू होकर के वो चाइना जाएंगे। ठीक है, तो चाइना जाएंगे, तो डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं गए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट दोनों ही इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 45। इबन बतूता वेंट टू चाइना थ्रू लैंड रूट फ्रॉम इंडिया। लैंड रूट से गए थे क्या? नहीं, लैंड रूट से नहीं, वो गए थे शिप के थ्रू गए थे ना, तो ये गलत हो जाएगा, लैंड रूट के थ्रू नहीं गए थे। ही ऑल्सो विजिटेड टाउन ऑफ जैतून इन चाइना। तो जब वो चाइना में जाएंगे ना, तो चाइना में ये जो टाउन है जैतून जो है, ये चाइना में एक पोर्ट टाउन है, जहां पे बड़ी बड़ी जहाजें आके रुकती है, पोर्ट सिटी है, ठीक है, जिसको ये जो टाउन है ना जैतून, उस टाइम में बोलते थे, आज के डेट में तो इसको बोलते हैं क्वांजो। ठीक है, तो क्वांजो बोलते हैं इस टाउन को। तो कैसी है, ये पोर्ट टाउन है। तो वहां से वो सबसे पहले जाएंगे आपके चाइना में, जब शिप के थ्रू जाएंगे ना, तो उनकी शिप लैंड कहाँ करेगी, तो यहीं पे जैतून में लैंड करेगी। ठीक है, तो ही विजिटेड जैतून, बिल्कुल ये उन्होंने विजिट किया था, और इसको आज के डेट में हम लोग क्वांजो बोलते हैं, एक पोर्ट टाउन है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। तो 2 एंड 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 46। देखो 46 पे आ गए, जैसे मैंने बताया अराउंड 140 140 के आसपास एमसीक्यू जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, आपकी ये चैप्टर 5 जो हिस्ट्री की है क्लास 12 यहां से। नाउ आपको करेक्ट बताना है। फ्रॉम चाइना इबन बतूता रिटर्न होम इन 1347। तो चाइना में भी वो काफी ज्यादा घूमेंगे, ठीक है, तो घूमने के बाद में वो फाइनली 1347 में इनको लगा कि नहीं, घर रिटर्न होना चाहिए, तो 1347 में ये रिटर्न आएंगे। तो 1347, यस, बिल्कुल ये सही बात है। ही डिड नॉट ट्रेवल मच इन चाइना। नहीं, ऐसा नहीं है, चाइना में भी काफी टाइम उन्होंने बिताया, ठीक है, तो चाइना में भी वो काफी रहे। तो करेक्ट कौन सा? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट आप देख लो, फाइंड इनकरेक्ट। फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। इबन बतूता's अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। तो इबन बतूता इंडिया विजिट किया, इबन बतूता ने फिर चाइना को भी विजिट किया। सिमिलरली ऐसा ही एक और पर्सन था, कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो ने भी इंडिया को विजिट किया था, चाइना को विजिट किया था। तो और उन्होंने अपने बारे में जो भी बताया, जो भी लिखा, तो इबन बतूता जो भी कुछ बताते हैं, लिखते हैं इंडिया चाइना विजिट करके, मार्को पोलो भी काफी कुछ बताते हैं इंडिया चाइना को विजिट करके। तो जनरली क्या करता है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है।
इबन बतूता को मार्को पोलो के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इबन बतूताज अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। हाँ, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप क्या है देखो, मार्को पोलो आल्सो हैड विजिटेड इंडिया एंड चाइना इन लेट 14th सेंचुरी। देखो, मार्को पोलो ने डेफिनेटली विजिट तो किया था, लेकिन 14th सेंचुरी में नहीं, इन्होंने विजिट किया था लेट 13th सेंचुरी में विजिट किया था। ठीक है, 13th सेंचुरी में विजिट किया था। तो दैट्स वाई ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, विजिट किया था बट 13th में, है ना, इंडिया चाइना दोनों विजिट किया था इन्होंने ना। तो इनकरेक्ट बताना है कौन सा, ओनली टू। देखो, जो भी एमसीक्यूज देख रहे हैं ना, ये सभी आपके सीयूईटी है ना, सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आपके क्लास 12 बोर्ड हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। नेक्स्ट 48 एमसीक्यू 48, इबन बतूता वाज अ ट्रैवलर इन 14th सेंचुरी। तो इबन बतूता जो है ये एक ट्रैवलर था 14th सेंचुरी में। तो क्या ये सही है क्या? जैसे आप देखो 1347 में वो ट्रैवल इंडिया चाइना से जा रहा है, 1333 में वो सिंध आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये सब जो भी डेट है ये सब 14th सेंचुरी वाली ही तो डेट है ना। तो इबन बतूता वाज अ ट्रैवलर इन 14th सेंचुरी। यस, बिल्कुल सही है। देखो, जो भी डेट्स आ रहे हैं ना, बेटर होगा हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का जो डेट्स जो आ रहा है वो आप एक पेज में ना नोट डाउन कर लो, है ना, पेज में नोट डाउन कर लो आपके जो डेट्स जो है। क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ डेट्स को लेके स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, उनको इश्यूज आते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा सिर्फ एक डेट का अगर कोई एक वीडियो बनाऊं जिसमें सभी चैप्टर्स के जो डेट्स वाले जो क्वेश्चंस जो हो वो हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर मैं वो लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना, तो ये तो करेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू इबन बतूता, इट टुक 40 डे टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली एंड अबाउट 50 डे फ्रॉम सिंध टू दिल्ली। तो इबन बतूता के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, मुल्तान से दिल्ली आने के लिए 40 दिन लगते थे एंड 50 दिन लगते थे सिंध से दिल्ली आने के लिए। यस, ये ट्रू है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू 49, इबन बतूता प्रिफर्ड ट्रैवलिंग इन कारवा अलोंग विद द कंपेनियन। तो इबन बतूता अकेले ट्रैवल नहीं क्या करते थे, बिकॉज वाई, क्योंकि ये वो टाइम था जिस समय जब लोग ट्रैवल करते थे, रास्ते में कोई डाकू आ जाएंगे, रॉबर्ट्स आ जाएंगे, लूटेंगे, पिटाई कर देंगे, सामान छीन लेंगे। सो ये ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, कारवा होता है। कारवा मतलब लाइक ग्रुप ऑफ पीपल जो है अपना सामान उमान ले के जो है ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो यस, ये ट्रू है। तो इसमें से एक देखो, while traveling from मुल्तान to Delhi, his कारवा was attacked and many of his fellow travel lost their life। जब ये लोग मुल्तान से दिल्ली जब जा रहे थे ना, तो बीच रास्ते में इनके ऊपर अटैक हो जाएगा, इनका जो कारवा जो है उस पर अटैक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो इबन बतूता के साथ थे, इनके साथ में ट्रैवल कर रहे थे, उनकी जान चली जाएगी, उनको मार दिया जाएगा। इवन इबन बतूता भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यस, ये ट्रू है। इनकरेक्ट कौन सा है? कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी, नन। एमसीक्यू 50 ना, जब इबन बतूता जब फाइनली ये सब इंडिया घूम के चाइना घूम के ये फाइनली जब रिटर्न करेंगे ना, जब रिटर्न जाएंगे अपने होम टाउन जब जाएंगे, तो वहां के जो रूलर जो है, वहां के जो रूलर है वो इबन बतूता को क्या बोलेंगे कि आपने जो भी कुछ देखा इंडिया में चाइना में और जो भी विजिट किया उनके दौरान, तो उन सब चीजों के बारे में आप हमारे लोगों को बताओ, है ना, आप हमारे लोगों को बताओ कि दुनिया कैसी है, क्योंकि सभी तो ट्रैवल नहीं करते थे ना। तो इबन बतूता को काम दिया गया कि आप बताओ, आप डिक्टेट करो, आप स्टोरी सुनाओ, है ना। तो इबन बतूता को बताया गया स्टोरी सुनाने का। और एक और पर्सन, उनको क्या कहा गया कि इबन बतूता जो भी कुछ स्टोरी बता रहा है आप उसको लिखो। इबन बतूता स्टोरी बता रहा था, डिक्टेट कर रहा था। ठीक है, और उसके साथ एक और पर्सन को अपॉइंट किया गया था। उस पर्सन का काम क्या था कि इबन बतूता जो भी कुछ बता रहा है, जो भी कुछ स्टोरी कहानी बता रहा है, जहां जहां वो घूमा उसके बारे में लिखने। तो कौन से पर्सन को अपॉइंट किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इबन जुई। ठीक है, जुजाई। तो इबन ऑप्शन वन है ना, इबन जुजाई। ठीक है, तो ये आपकी एमसीक्यू 50 हो गई ना। ये हमारा पार्ट 2 था। तो हमने क्या करा, हमने आपके क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स एमसीक्यू का पार्ट 2 हमने देख लिया। अभी तक हमने 50 एमसीक्यू कवर किए हैं। इस तरीके से और पार्ट आएगी एंड 140 के आसपास एमसीक्यू कवर करेंगे हम लोग आपके सीयू ईटी एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर भी आप जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू।